Welcome to Bind EduTech. In this video, we will continue to discuss our chapter number 4 from the book Vistas. The chapter's name is The Enemy, written by Pearl S. Buck. इस चैप्टर पर मैं 3 वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ। उन 3 वीडियोस में जो हम लोगों ने पढ़ा उसको मैं एक शॉर्ट रिकैप ले रहा हूँ यहाँ। उसके बाद मैं आगे की स्टोरी इसी वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। तो सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो है राइटर का नाम पर्ल एस बक। ये एक फीमेल राइटर हैं, अमेरिकन राइटर हैं। चाइना में भी इनको एक नाम दिया गया है और इनका थर्ड नेम है डॉटर ऑफ मिशनरीज। मतलब पर्ल एस बक के 3 नाम हैं। पर्ल एस बक अमेरिकन नेम हुआ क्योंकि वो अमेरिकन हैं। नेक्स्ट साई जेंजू, ये उनका चाइनीज़ नेम है क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ का एक लंबा समय चाइना में बिताया था। जो यहाँ लिखा हुआ है दैट बक स्पेंट मोस्ट ऑफ हर लाइफ बिफोर 1934 इन ज़ेनजियांग सिटी ऑफ चाइना। तो सिटी का नाम याद रखना है कि ज़ेनजियांग सिटी में वो रहती थी चाइना में, और वो 1934 से पहले वहाँ रहा करती थी। फिर इनके बारे में बताया गया कि क्योंकि ये चाइना में एक अच्छे लंबे समय तक रही हैं, तो चाइनीज़ पीपल के बारे में, उनके एटीट्यूड के बारे में और उनके कस्टम्स के बारे में ये अपने राइटिंग्स में बहुत इनको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती है कि चाइनीज़ लोग किस आचरण के होते हैं, चाइनीज़ लोग का कस्टम मतलब रीति रिवाज या परंपरा क्या होता है। इनके बारे में ये अपने राइटिंग्स में, नॉवेल्स में ये काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब कर सकती हैं, किया है। जस्ट बिकॉज शी स्टेड इन चाइना फॉर अ लॉन्ग पीरियड बिफोर द ईयर 1934। थर्ड नाम डॉटर ऑफ मिशनरीज। अगर आपसे पूछ दे कि डॉटर ऑफ मिशनरीज ये नाम किस राइटर को दिया गया है, और 4 ऑप्शन रहेगा आपके सामने, तो उसमें आपको ये ऑप्शन चुनना है कि डॉटर ऑफ मिशनरीज पर्ल एस बक को बोला गया है। तो ये 3 नाम हैं, वो याद रखिएगा। चाइना में उन्होंने समय गुजारा था 1934 से पहले, ये याद रखिएगा। चाइना में जिस शहर में उन्होंने समय गुजारा ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद पर्ल एस बक के द्वारा लिखे गए एक नॉवल के बारे में बताया गया है, और उस नॉवल को एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, उसके बारे में बताया गया। वहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है। नॉवल का नाम है द गुड अर्थ, रिटन बाय पर्ल एस बक। इट इज़ अ नॉवल, जिसको हम लोग हिंदी में उपन्यास बोलते हैं। तो पर्ल एस बक ने एक उपन्यास लिखा द गुड अर्थ, और उस उपन्यास के लिए उनको जो प्राइज दिया गया, वो प्राइज का नाम वहां लिखा हुआ है नोबल प्राइज इन लिटरेचर। ये नोबल प्राइज जो है वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे, पूरे वैश्विक स्तर पे सबसे बड़ा प्राइज कंसिडर किया जाता है। तो वो नोबेल प्राइज इनको मिल चुका है अपने इस नॉवल के लिए। ये दोनों बात याद रखिएगा क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इंट्रोडक्शन और सेटिंग के बारे में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि ये स्टोरी जो है वो जापान शहर के एक समुद्री इलाके में इसका सेटिंग है। समुद्री इलाका है जापान में, वहाँ पर ये स्टोरी हुआ है, अकर किया है इन द ईयर 1941।
ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये जो स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये 1941 में घटा था और 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान और अमेरिका दोनों एक दूसरे के विरोधी टीम में थे और यहां पर एक नाम दिखेगा पर्ल हार्बर। ये पर्ल हार्बर अमेरिकन वॉरशिप का नाम है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, डिटेल्स में अगर आप देखना चाहें तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में ये देख सकते हैं कि पर्ल हार्बर क्या था। जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया और उस अटैक का असर ये हुआ कि अमेरिका ने जापान के 2 प्रमुख शहरों पर एटम बॉम्ब गिराया। अभी तक के इतिहास में ये फर्स्ट और लास्ट टाइम हुआ है जब किसी वॉर में एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया हो। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया गया था अमेरिका के द्वारा जापान के ऊपर, क्योंकि जापान ने अमेरिका के एक वॉरशिप पर अटैक कर दिया था और उस वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो जापान और अमेरिका में दुश्मनी हो गई और इसी दुश्मनी के वजह से इस चैप्टर का टाइटल दिया है द एनिमी। एनिमी जिसका मतलब होता है दुश्मन। तो दुश्मनी है 2 देशों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और वो 2 देश हैं जापान और अमेरिका। और दुश्मनी का रीज़न एक ही यहाँ दिया हुआ है बुक में कि जापान ने अटैक कर दिया था अमेरिकन वॉरशिप जिसका नाम है पर्ल हार्बर। यही दुश्मनी का एक मेन रीज़न दिया गया है और इसके वजह से ही अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बॉम्ब गिराए थे। अ वॉर इज गोइंग ऑन बिटवीन अमेरिका एंड जापान। वॉर चल रहा था। जापानीज वेर हॉस्टाइल टू द अमेरिकन्स एंड रेडी टू किल एनी अमेरिकन फाउंड इन द सॉइल। वहां देखिए हॉस्टाइल का मीनिंग लिख दिए हैं, दुश्मन। तो जापानीज जो थे, जापान के जो नागरिक थे, वो अमेरिकन्स को अपना जानी दुश्मन समझते थे और यहां लिखा हुआ है कि रेडी टू किल एनी अमेरिकन फाउंड इन द सॉइल, कि अगर उनके धरती पर, जापान के धरती पर कोई भी अमेरिकन उनको दिख जाता तो वो लोग 1 सेकेंड नहीं लगाते, उस अमेरिकन को जान से मार देते। इतनी गहरी दुश्मनी जापान और अमेरिका में हुई थी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द ईयर 1941। उसके बाद इसका सेंट्रल थीम ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे ये स्टोरी में एक कन्फ्लिक्ट बताया गया है। कन्फ्लिक्ट के बगल में हम वर्ड लिखे हैं डायलेमा। कुछ लोग उसको डिलेमा भी पढ़ते हैं, दोनों सही है। और कन्फ्लिक्ट और डिलेमा या डायलेमा, इसका मतलब आसान इंग्लिश में होता है कंफ्यूजन। बहुत समय ऐसा आता है जब हम लोग लाइफ में कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करें और क्या ना करें। तो ये जो हमारा कंफ्यूजन है दिमाग में, उसी को अच्छे वर्ड में, हायर लेवल में इंग्लिश में कन्फ्लिक्ट बोला जाता है और अच्छे इंग्लिश में डायलेमा बोला जाता है। तो इस स्टोरी में दिखाया गया है कि एक इंसान है, एक मैन है, वो एक जापानीज मैन है, जापान में रहता है, जापानीज मैन है। और वो मैन एक ऐसे कंडीशन में फंस जाता है, एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाता है जब उसके सामने 2 कर्तव्य रहते हैं और वो उनमें से सिर्फ एक कर्तव्य को पूरा कर सकता है, दूसरे को नहीं कर पाएगा। अगर दूसरा करेगा तो पहला कर्तव्य पूरा नहीं कर पाएगा। अब यहां देखो, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन से 2 कर्तव्य के बीच में एक आदमी के, इंसान में डायलेमा आया, दिमाग में कंफ्यूजन, कौन से वो 2 कर्तव्य थे।
तो पहला कर्तव्य यहां है ड्यूटी टुवर्ड्स द स्टेट। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य, और स्टेट का मतलब हम वहां ब्रैकेट में लिखे हैं दो वर्ड, एक है कंट्री और एक है नेशन। तो पहला कर्तव्य हुआ अपने देश के प्रति कर्तव्य। एक आदमी जिसके सामने दो कर्तव्य हैं, पहला कर्तव्य कि अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाए, मतलब देशभक्त बने। दूसरा कर्तव्य है कि देशभक्ति को भूल जाए और अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुने, मतलब उसका दिल जो कह रहा है वो सुने और उसके अकॉर्डिंग काम करे, देशभक्ति को साइड में रख दे। एक इंसान ऐसे सिचुएशन में फंस गया जब वो इन दोनों ड्यूटीज में से एक ही ड्यूटी फॉलो कर सकता था। शॉर्ट में पहला ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, और दूसरा ड्यूटी है ड्यूटी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी वर्ड बहुत इजी वर्ड है, आगे आपको मिल भी जाएगा। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता। तो एक इंसान कन्फ्लिक्ट में पड़ गया कि देशभक्ति वाला कर्तव्य पूरा करें या मानवता वाला कर्तव्य पूरा करें। अगर मानवता वाला कर्तव्य पूरा करेगा तो देशभक्ति वाला कर्तव्य नहीं हो पाएगा, मतलब गद्दार कहलाएगा। अगर देशभक्ति वाला कर्तव्य पूरा करता है तो फिर मानवता वाला कर्तव्य छूट जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में एक व्यक्ति पढ़ता है, जापान का एक व्यक्ति। इन फैक्ट द स्टोरी रेजेस क्वेश्चन अबाउट द एथिक्स। ये एक वर्ड टफ वर्ड है लेकिन पूछा जा सकता है। एथिक्स का मतलब हम वहां लिख दिए हैं बहुत सारा हिंदी में। उचित अनुचित का विचार, विचार, नीति शास्त्र, या आप थिंकिंग भी समझ सकते हैं एथिक्स को। तो ये स्टोरी जो है वो ये क्वेश्चन राइज कर रहा है कि इंसान को एथिक्स को फॉलो करना चाहिए कि नहीं। ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन है और ड्यूटी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी है, और दोनों में से एक चुनना है। तो ऐसे में इंसान को कौन सा चुनना चाहिए, इसी मुद्दे पर यह पूरा चैप्टर लिखा गया है। द स्टोरी कंडेम्स का वर्ड लिख दिए हैं यहां, अपोज, विरोध करना। ये स्टोरी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, द एनिमी, वो एक चीज का विरोध करता है और दूसरे चीज को सपोर्ट करता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये चैप्टर किस चीज का विरोध करता है और किस चीज को सपोर्ट करता है। यहां लिखा हुआ है, देखिए आराम से, कि ये चैप्टर विरोध करता है रैशियल डिस्क्रिमिनेशन का, और उसको हिंदी में लिख दिए हैं कि ये चैप्टर विरोध करता है रंग भेद का, नस्ल भेद का, जिसका विरोध गांधी जी ने भी अफ्रीका में किया था। उसी नस्ल भेद का विरोध करता है ये स्टोरी। देखो, इस दुनिया में जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं वो नस्ल के अनुसार, नस्ल को इंग्लिश में रेस बोलते हैं, RACE, नस्ल के अनुसार वो डिवाइडेड है टू कैटेगरीज में। एक है वाइट पीपल, मतलब वाइट रेस के लोग, और एक है ब्लैक रेस के लोग। तो जो वाइट रेस के लोग हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और जो ब्लैक रेस के लोग हैं उनको इंफीरियर समझा जाता है, मतलब उनको कम वैल्यू दिया जाता है। तो ये चैप्टर इसके खिलाफ है कि रेस कोई भी हो, चाहे वो गोरे नस्ल का हो चाहे वो काले नस्ल का हो, दोनों को इक्वालिटी मिलना चाहिए। दोनों को इक्वालिटी इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि दोनों
ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो इस चीज को ये विरोध करता है कि रंग के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए, नस्ल के आधार पर दुनिया में कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये डिस्क्रिमिनेशन वर्ड यूज करते हैं भेदभाव के लिए, और रेशियल वर्ड यूज कर दिए रेस के लिए, रंग या भेद या नस्ल के लिए। तो ये पता चल गया कि ये विरोध करता है नस्ल भेद का। तो सपोर्ट किस चीज का करता है, ये भी पूछ सकता है आपसे। अब वहां देखिए, सपोर्ट के लिए एक वर्ड यूज करता है हेल्स, जिसका मतलब है सपोर्ट। तो ये चैप्टर सपोर्ट करता है सुपीरियॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। सुपीरियॉरिटी मतलब सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर, सुपीरियर, और ह्यूमैनिटी का मतलब हम बता चुके हैं मानवता। तो ये चैप्टर सपोर्ट करता है कि मानवता का जो धर्म है, द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड विच एवरीबडी शुड फॉलो। पहला आपका जो रिलीजन है वो है ह्यूमैनिटी, एवरीथिंग एल्स उसके बाद आता है। लिखा हुआ है अबव एनी अदर थिंग, मतलब कि अगर दो रास्ते आपके सामने हैं जो इस स्टोरी में है, कि या तो देश के प्रति कर्तव्य को पूरा करो या तो मानवता के प्रति कर्तव्य को पूरा करो, तो ये चैप्टर बोलता है कि मानवता के प्रति जो कर्तव्य है वो सबसे बड़ा कर्तव्य है, उसके बाद ही सारे कर्तव्य आते हैं। पहले आप मनुष्य हैं, तब आप अमेरिकन हुए या चाइनीज हुए या इंडियन हुए, लेकिन उन सब से पहले आप क्या हैं? हम सब क्या हैं? हम लोग सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो मानवता को सपोर्ट करता है ये चैप्टर, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करता है ये चैप्टर। इसमें स्टोरी में आपको ये देखने को मिलेगा। फिर इसका एक मोरल और मैसेज भी था, और मोरल मैसेज बहुत कॉमन है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये वर्ड सिर्फ याद रखना है कि इस चैप्टर में मैसेज ये दिया गया है कि पूरी यूनिवर्स में, मतलब पूरे प्लैनेट पर जितने भी लोग रहते हैं उन सब में ब्रदरहुड होना चाहिए। और ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा, मतलब कि दुनिया के सभी लोगों में आपस में भाईचारा होनी चाहिए, जो कि नहीं है अभी। एट प्रेजेंट भी अगर आप देखें तो दुनिया का हर देश एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। लेकिन ये चैप्टर जो है वो मैसेज देता है कि दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड होना चाहिए। सब कोई हम लोग एक हैं, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, ये मैसेज देता है। एंड हाईलाइट्स दैट सर्विस टू द वुंडेड इज द बेस्ट सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा सर्विस बेस्ट सर्विस है, विच सर्विस और विच ड्यूटी इज द बेस्ट ड्यूटी। तो यहां आंसर दिया हुआ है सर्विस टू द वुंडेड इज द बेस्ट सर्विस। और वुंडेड का मतलब भी लिख दिए हैं घायल। अगर आप किसी घायल की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, तो उससे बड़ी सेवा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है, देश सेवा भी नहीं है। जो पैट्रियटिज्म हम लोग बोलते हैं, देशभक्ति बोलते हैं, उससे भी ऊपर आता है ह्यूमैनिटी। तो ये लाइन क्वेश्चन आंसर्स के लिए अच्छा है कि ये हाईलाइट करता है कि सर्विस टू द वुंडेड, घायल व्यक्ति को अगर आप सेवा देते हैं, दैट इज द बेस्ट सर्विस टू ह्यूमैनिटी। क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन सा सर्विस बेस्ट सर्विस है, तो लिख दीजिएगा सर्विस टू द वुंडेड। और अगर पूछेगा
कि सर्विस टू द वुंडेड जो है वो क्या है, तो उधर वाला लिख दीजिएगा इज द बेस्ट सर्विस टू ह्यूमैनिटी। यही आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। इधर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा तो आंसर वो चुनिएगा, उसको क्वेश्चन बनाएगा तो आंसर इसको चुनिएगा। ये इंपॉर्टेंट है यहां। उसके बाद लिखता है यहां पर द स्टोरी अंडरलाइंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्टोरी अंडरलाइंस द मैसेज दैट डॉक्टर्स हैव नो नेशनैलिटी। डॉक्टर्स जो बन जाते हैं चाहे वो किसी भी देश के हों, अगर वो डॉक्टर बन गया तो फिर वो किसी देश का नहीं रहा, फिर वो यूनिवर्सल हो गया। डॉक्टर का सबसे पहला कर्तव्य है इंसान की जान बचाना, टू सेव लाइव्स ऑफ पीपल। बगैर ये सोचे समझे, बगैर ये देखे कि जिसकी जान हम बचा रहे हैं वो किस देश का है, मतलब किस नेशनैलिटी का है, ये नहीं देखना है डॉक्टर को। डॉक्टर को ये नहीं देखना है कि जो मरीज मेरे पास आया है वो किस कास्ट का है, किस जाति का है। डॉक्टर को ये भी नहीं देखना है। डॉक्टर को ये भी नहीं देखना है कि जो मरीज मेरे पास आया है वो किस नस्ल का है। इन सब चीजों को नजरअंदाज करके डॉक्टर का प्रथम फोरमोस्ट ड्यूटी है मरीज की जान बचाना। ये लाइन याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि डॉक्टर का फोरमोस्ट ड्यूटी क्या है, तो फोरमोस्ट ड्यूटी में बताइएगा टू सेव ह्यूमन लाइफ इज द फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर। और अगर पूछा कि डॉक्टर्स जो हैं वो डॉक्टर्स के बारे में वो लाइन जो लिखा है कि डॉक्टर्स हैव नो नेशनैलिटी, उससे भी कोई सवाल हो सकता है। डॉक्टर्स का कोई नेशनैलिटी नहीं होता है। ये मैसेज वगैरह में था। फिर इसके बाद हम लोग कैरेक्टर्स देखे थे कि डॉक्टर सदाव है जो मेन सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटैगोनिस्ट है, मतलब सेंट्रल कैरेक्टर है। उसके बाद सदाव के फादर है, उनके बारे में भी पिछले वीडियो में डिटेल में देख लीजिएगा। हाना वाइफ है। सेलर एक अमेरिकन सोल्जर है जो प्रिजनर ऑफ वॉर है और जो यूएस नेवी से बिलोंग करता है। फिर एक 3 नौकर हैं उनके घर में, ये भी हम बता चुके थे। 3 नौकर हैं उनके घर में और ये यूमी हाना की मेड है, बच्चों की देखभाल करती है, कुक है, गार्डनर है, ये है। फिर इस कहानी में एक ओल्ड जनरल है, मतलब जापानीज आर्मी का सबसे बड़ा अफसर। ओल्ड जनरल, वो ओल्ड है और उसके बारे में लिखता है वो सिक है, बीमार है, और लिखता है कि उसको किसी भी वक्त सर्जरी का जरूरत पड़ सकता है और सर्जरी करने के लिए वो पूरे जापान में एक ही डॉक्टर पर भरोसा करता है और वो हैं हमारे सेंट्रल कैरेक्टर डॉक्टर सदाव। सिर्फ इन्हीं पे वो भरोसा करता है सर्जरी कराने के लिए। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे। उसके बाद हमने स्टोरी भी शुरू किया था और स्टोरी हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। आप देखिएगा कि यहाँ तक स्टोरी हो चुका है, दिस पॉइंट स्टोरी हो चुका है कि सदाव को युद्ध के समय, युद्ध के मैदान में सैनिकों के देखभाल के लिए क्यों नहीं भेजा गया और जापान में ही क्यों रखा गया। इसका जवाब अभी तुरंत मिल चुका, क्योंकि उसकी ज़रूरत जापान के बूढ़े जनरल को थी, वो सिर्फ उसी पर भरोसा करता था। इसीलिए सदाव को बाहर नहीं भेजा गया लड़ाई के मैदान में सैनिकों के इलाज के लिए, उसको जापान में ही रखा गया जनरल के इलाज के लिए। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके आगे जो है स्टोरी, ये हम लोग अब इसके आगे देखेंगे। यहाँ से हम लोग का नेक्स्ट स्टोरी का सेक्शन शुरू होगा। बंद कीजिए, दबा लीजिए एक बार।